हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन चल रहे हैं हम लोग तो मौर्य काल से हम लोग पढ़ेंगे क्या गुप्त काल तक का, जो हम आपको बता दिए हैं सेट 1 एंड सेट 2, यानी सीरीज क्या 1 और 2 में हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 3 पर कि यहाँ पर क्या क्या बातें दी हुई हैं। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया गया है मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास। हिस्ट्री नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। इसको समझेंगे ध्यान से इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए तो बन जाए। देखिए दिया गया है गुप्त साम्राज्य, यानी कि मौर्य वंश खत्म होने के बाद बहुत सारे साम्राज्य आए। वो साम्राज्य आते आते कौन सा साम्राज्य आ गया तो गुप्त साम्राज्य आ गया, यानी गुप्ता एम्पायर। ठीक है चैंपियन, आइए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बातें दी हुई हैं और किस रूप में यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। इतिहास जानने के स्रोत, सोर्सेस ऑफ नोविंग हिस्ट्री। अभिलेखों ने गुप्तकालीन इतिहास का निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का विस्तार से प्रकाश डालती है। तो हरिसेन जो थे वो एक कवि हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब थोड़ा सा समझें ध्यान से, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है चैंपियन, स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेखों से स्कंद गुप्त द्वारा हूणों की पराजय का पता चलता है। हूण कौन थे? हूण एक खानाबदोश जाति के हूण थे। ठीक है ना, खानाबदोश किसे कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन यापन करने के लिए जाते हैं आते हैं बट अस्थायी नहीं थे, उसे क्या कहते थे? तो खानाबदोश कहा जाता था। ठीक है चैंपियन, पता चलता है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन सागर मध्य प्रदेश के अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त काल से सती प्रथा प्रचलित थी। यह भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण है। ठीक तो चैंपियन, अब उसके बाद यहां देखिए दिया गया है गुप्त वंश। तो आपको कहा गया था गुप्त वंशों में सबसे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो क्या बोलते थे? श्रीगुप्त। क्या बोलते थे? श्रीगुप्त। तो यहाँ दिया गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त 275 ईस्वी में। इसके बाद घटोत्कच ने 319 ईस्वी तक राज्य किया। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी तक राज्य किया। और गुप्त वंश का सर्वप्रथम सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक चैंपियन, उसके बाद इसे गुप्त संवत 320 ईस्वी का प्रवर्तक माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है गुप्त साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन था राजा? तो क्या बोलेंगे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है टॉपिक। अब चैंपियन बोलेंगे बाबू थोड़ा समझ लें थोड़ा सा। समुद्रगुप्त का पराक्रम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। इसको हम लोग वीवीआई कर लेते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पूछ देता है ना। आइए देखते हैं। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र समुद्रगुप्त था। ठीक है, वंश का सर्वप्रतापी सम्राट था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इनकी दिग्विजय का प्रमुख उद्देश्य धन निबंध अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतना था। एग्जाम में आता है कि गुप्त काल का वो कौन सा राजा था जो समस्त पृथ्वी को जीतना चाहता था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? समुद्रगुप्त। क्या बोलेंगे चैंपियन? समुद्रगुप्त। ठीक है ना, ये पहला और ये दूसरा। मतलब पहला तो था श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद फिर क्या चंद्रगुप्त प्रथम और इसके बाद समुद्रगुप्त। मतलब बहुत सारे राजाओं के नाम लेंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उनकी दिग्विजय नियमानुसार इस तरह से थी। आर्यावर्त विजय क्या था? मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक एवं विंध्याचल पर्वत से लेकर कहाँ तक का बीच का क्षेत्र आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यावर्त कहा जाता है, जगह के नाम के बारे में कहा जा रहा है। इस अभियान में उत्तर भारत के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। एग्जाम पूछता है कितने राजा? 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने क्या किया था? हराया था, है ना। और ये राजा कौन कौन से थे? आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। 9 शासक रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, नंदी, अच्युत एवं
बलवर्मा थे। 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने क्या किया था, तो हराया था। अब उसके बाद सीमावर्ती राज्य समतट, कामरूप, डकाव, कृतरूप एवं नेपाल 5 सीमांत राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। कौन? समुद्रगुप्त। साथ ही साम्राज्य की पश्चिमी का उत्तरी पश्चिम सीमा पर स्थित 9 गणराज्यों को जीता था। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है बाबू। मालव, अर्जुनायक, योधे, मद्र, आवीर, प्राचून, शनकानीन, काक एवं खरपरिक इत्यादि थे। इन 9 राजाओं को जीता था। कौन? तो समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ देखिए सीमावर्ती राज्य हो गया और आर्यावर्त विजय हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा ये पूछता है बहुत एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा दिमाग रख लेंगे हम लोग। नेपोलियन से तुलना, कंपेरिजन विथ नेपोलियन, यानी समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया गया था, तो नेपोलियन से किया गया था। कैसे? अब यहाँ देखिए तो आगे विसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त की तुलना दिग्विजय को देखते हुए कहा है कि इसकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, आपको खाली मालूम होगा नेपोलियन, लेकिन कहाँ का था ये? सम्राट का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका जन्म 1769 ईस्वी से लेकर 1821 के बीच में था। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है, पूछता है एग्जामिनेशन में, वीवीआई कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आएगा आपका। समुद्रगुप्त की प्रतिमा बहुमुखी थी। एक सिक्के से पता चलता है कि उनके उन्होंने अश्वमेघ किसे कहते हैं? जो कोई भी घोड़ा छोड़ देगा करने के बाद जहाँ घोड़ा रुक जाएगा, जो उसको रुक लेगा उससे क्या करना पड़ेगा, वहाँ के राजा से क्या करना पड़ेगा, तो संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे सिक्के से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत प्रेमी को इंगित करता है। तो जाहिर सी बात है कि एक सिक्का था। अब जाहिर सी बात है सिक्का ये हो गया, सपोज दैट एक तरफ क्या अश्वमेघ और एक तरफ क्या सिक्कों को दिखाया गया था। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पे चल रही है। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद आते हैं नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, आप भी वीआई कर लेंगे इसको। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है आप उसको भी वीआई कर लें ताकि आपके इंपॉर्टेंट रहे। आइए देखते हैं। 375 से 414 ईस्वी तक समुद्रगुप्त की प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली सम्राट था। विक्रमादित्य उसकी क्या थी? उपाधि धारण की थी। यानी कि क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त किया था। उसके बाद उसने नाग राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया था। इनकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। मतलब संबंध को बना के हम लोग चलेंगे। तो समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने अपने आप को क्या बोला? विक्रमादित्य बोला। और अपने क्या, तो इसने क्या किया था कि राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया था। इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त और उसकी शादी किससे हुई थी? रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। उसके बाद देखिए, 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के अपनी संस्कृति उपलब्धियों में के लिए प्रसिद्ध थे और 9 रत्न उनके दरबार में रहते थे। बड़ा पूछते एग्जामिनेशन में कि गुप्त वंश में 9 जो मंत्री थे, 9 रत्न थे, किसके दरबार में रहते थे? तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके दरबार के 9 रत्न देखते हैं कौन कौन? शंकु, उसके बाद छपड़क, उसके बाद आपका घट पकड़, बेताल भट्ट, वरामहीर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरामहीर, वरुचि, कालिदास, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिर आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय में इस लोग थे। नंबर 8 अमर सिंह, नंबर 9 धनवंतीर। ये सभी 9 जो रत्न थे किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद ये क्या दिया है, इसी समय क्या एग्जाम बहुत पूछता है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया और 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? तो यात्री कौन आया था? फाहियान भारत आया था और उसने घूमना फिरना शुरू कर दिया। ठीक है चैंपियन। उसके बाद
आते हैं कुमारगुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा पढ़ लेने पर और भी आपको अच्छा लगेगा, समझ में 100% आपको आएगा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त जन्म कब हुआ? 415 से 455, सॉरी इनका शासन था 415 से 455 ईस्वी तक। इनका काल शांति एवं सुव्यवस्था का काल था। मंदसौर में रेशम काटने वाले एक श्रेणी के अभिलेख से इनके द्वारा की गई मालवा विजय का पता चलता है। मालवा पर विजय कौन किया था? कुमारगुप्त ने। और पश्चिम मालवा में उसके राज्यपाल बंधु वर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। वह विष्णु पूजक था। मतलब कौन? उनके राज्यपाल बंधु वर्मा किसके पूजक थे? तो विष्णु पूजक थे। ठीक है चैंपियन। उसके बाद बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। यह कुमारगुप्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्कंदगुप्त। इसने क्या किया था? हूणों को हराया था। अभी शुरू में हम बात किए थे। इसके समय भारत पर हूण आक्रमण हुए था और हूणों को इसने परास्त कर दिया। हूणों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त भारत ही नहीं संपूर्ण एशिया में एवं यूरोप का प्रथम वीर बन गया। हूण कौन थे? तो खानाबदोश से होते होते क्या बन गए? हूण बन गए, है ना चैंपियन। इनके जूनागढ़ अभिलेख से सूर्य दर्शन की मरम्मत का पता चलता था। सुदर्शन झील का, है ना, सुदर्शन झील का कौन मरम्मत कराया था? तो स्कंदगुप्त कराया था। साफ आपको टॉपिक दिया गया जो इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य को धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। स्कंदगुप्त के पश्चात हूणों आक्रमण जारी रहे। स्कंदगुप्त के बाद भी हूण क्या करने लगे? तो गुप्त वंश पे आक्रमण करना शुरू कर रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे। अब तोरमाण पुत्र मिहिर कुल प्रथम बार परास्त हुआ, मगर दूसरी बार उसने गुप्त साम्राज्य को हिला दिया। उधर मालवा के यशोवर्धन ने अंतिम गुप्त सम्राटों का अधिकांश भाग छीन लिया, जो गुप्त के पतन का मूल कारण बन गया। तो जाहिर सी बात है, मूल जो आपके गुप्त वंश था वो धीरे धीरे अब पतन की ओर जाना शुरू हुआ, बर्बाद होना शुरू हो गया। ठीक चैंपियन। उसके बाद तो ये बातें होना शुरू। अब थोड़ा सा बात करते हैं गुप्त का प्रशासन। गुप्त वंश का प्रशासन कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुप्त वंश का प्रशासन कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सम्राट। सम्राट प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च सेनापति होता था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है। ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक आपके हैं। आमत्य तथा मंत्री विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्रियों के अधीन होते थे। एक यहाँ पे मंत्री परिषद भी होते थे। संधि विग्राह मंत्रिपरिषद का प्रमुख सदस्य होता था। हरिसेन के साथ संधि विग्राहक कुमारमात्य एवं महादंडनायक था। उसका पिता कौन था? ध्रुववृत्ति का महादंडनायक था। जाहिर सी बात है, अमर तथा मंत्री दोनों होते थे। किसमें? गुप्त साम्राज्य में होते थे। उसके बाद सम्राट आपके सामने है। राज्य का विभाजन निम्न प्रकार से हुआ। कैसे कैसे लोग बंटना शुरू किए? सम्राट प्रांत, मुक्ति विषय यानी जिला, वीथी तहसील, पेठ यानी ग्राम। ये बंटना शुरू हुआ। राज्य का विभाजन निम्न प्रकार से था, ऐसे ऐसे बंटना शुरू हुआ। यानी ग्राम, ग्राम से क्या हुआ? तहसील, तहसील से क्या हुआ? जिला, और जिला से क्या हुआ? तो प्रांत, है ना आपका। यहाँ पे बंटना शुरू हुआ। वाणिज्य, व्यापार एवं नए नगर, ट्रेड, कॉमर्स एंड न्यू सिटीज। गुप्त काल में व्यापार प्रगति पर था। कहाँ पे था? प्रगति पर था। पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन, दशपुर, भड़ोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, मथुरा, अहिच्छा, कौशाम्बी आदि प्रमुख नगर एवं व्यापारिक नगर थे। कहाँ पे? तो गुप्त साम्राज्य में। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। उज्जैन को अपनी क्या बनाया था? तो राजधानी बनाया था। शूद्रक के मृच्छकटिका से ज्ञात होता है कि उज्जैन में अनेक धनाढ़ श्रेणी एवं सौदागर निवास करते थे। मतलब कि उज्जैन में अधिक लोग धनी मनी थे। ये लंबी चौड़ी सड़कों द्वारा वे सभी नगर आपस में जुड़े हुए थे। सड़कों द्वारा आंतरिक व्यापार प्रगति पर था। मतलब अंदर भी व्यापार था और बाहर व्यापार था। यानी व्यापार के यहाँ बारे में बात हम लोग कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य में। उसके बाद सामाजिक जीवन कैसा था? आपको बताया गया था ना इस चीज़ को। किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए 4 जीवन होता है। एक राजनीतिक हो गया, उसके बाद सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, और फिर प्लस क्या हो गया? धार्मिक हो गया।
ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं आप थोड़ा सा हम लोग। 4 आश्रम के आधार पर समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ठीक है, ऐसे उदाहरण भी मिले जबकि क्षत्रियों ने निचले वर्ग के व्यवसाय को अपनाया था। क्षत्रिय ने भी जो छोटा काम होता था उसको अपनाया था। वैश्य एवं शूद्रों ने अपने से उच्च वर्ग के व्यवसाय को अपनाया था। फिर भी छुआछूत व्यवस्था प्रचलित थी, उसमें थी गुप्त काल में, वहां से चलते हुए आ रही है। ये देखो इंपॉर्टेंट है। चंडालों को लकड़ी की आवाज करते हुए चलना पड़ता था ताकि लोगों को पता चल सके कि वह क्या है, तो चंडाल है। जब चंडाल चलता था लकड़ी का खटखट आवाज करता था कि वह क्या है, तो चंडाल है। उसके बाद अंतर जातीय एवं अंतर्वर्णीय विवाह प्रचलित हो गए थे, विदेशी भारत में घुल मिल गए थे। दास प्रथा प्रचलित थी, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, सब गुप्त काल में। मगर स्त्रियां दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, ये बात वहाँ पे थी। दास विवाह भी था, विदेशी भी आ गए थे, संयुक्त परिवार प्रथा सब कुछ था, लेकिन स्त्रियां जब विधवा हो जाती थी दूसरा विवाह नहीं करती थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। सागर के पास एरन से प्राप्त 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है कि सती प्रथा यहाँ पर क्या थी, प्रचलित थी। तो कौन से वंश में प्रचलित थी, तो क्या बोलेंगे हम लोग चैंपियन, गुप्त वंश में क्या थी, ये तो प्रचलित थी। उसके बाद थोड़ा देखते हैं इसको, आइए एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं, आइए चलिए आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको एक मिनट, थोड़ा सा तो ये बातें हो रही थी यहाँ पे। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में हम लोग, ठीक है। एरन के बारे में बात हो गया, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या कह रहा था, किस रूप में था ये। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो ये था आपका चलिए देखते हैं उसके बाद फिर क्या, चलिए शिक्षा एवं साहित्य के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं शिक्षा एवं साहित्य के बारे में बात करते हैं। देखिए चैंपियन क्या होता है, शिक्षा एवं साहित्य के बारे में, एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो वहाँ पे गुप्त वंश में क्या क्या शिक्षा था। शिलालेखों के अनुसार अध्यापकों को आचार्य एवं उपाध्याय कहा जाता था। आचार्य को दक्षिणा दी जाती थी। नालंदा एवं वल्लभी उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। और नालंदा में विदेशों से भी छात्र अध्ययन करने आए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो एग्जाम में आ जाता है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या, किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है चैंपियन। उसके बाद चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार यह विश्वविद्यालय 200 ग्रामों में बटा हुआ था, आय से चलता था, 200 ग्राम के आय से चलता था। ये ग्राम में दान में मिले थे। यहाँ 300 कमरे एवं 8 हाल थे, इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते। कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। और ये कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने समाप्त कर दिया, तो बख्तियार खिलजी ने समाप्त कर दिया। कालिदास के अनुसार रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, ऋतु संहार एवं अभिज्ञान शकुंतलम आज विश्व प्रसिद्ध साहित्य में बने हुए हैं। तो एग्जाम में आता है कि कालिदास ने कौन कौन सा लिखा था ग्रंथ, आप टिक लगा लेंगे यहाँ पे, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, कौन लिखा था, तो कालिदास। ठीक चैंपियन। उसके बाद हाँ, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का विकास, प्रोग्रेस ऑफ संस्कृत इन गुप्त काल। तो संस्कृत में विकास कैसे हुआ और कैसे लोग आगे बढ़ना शुरू किए। चलिए, संस्कृत साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल अत्यंत महत्वपूर्ण काल था। इस काल में संस्कृत साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। गुप्त शासकों ने संस्कृत को राज दरबार की भाषा बनाया। गुप्त शासक ने संस्कृत में क्या बनाया, तो राज दरबार की भाषा बनाया। और राज दरबार में कौन सी भाषा उसने वो लोग बोल रहे थे, तो संस्कृत बोल रहे थे। सभी दस्तावेज एवं लेख संस्कृत में ही लिखे जाते थे। हाँ, ये मैंने अभी बोला आपको, ये 5 रत्नों में थे। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र, भूगोल तथा जंतु विज्ञान के विषय में बृहत संहिता में विस्तार से लिखा है। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। संस्कृत के प्रख्यात साहित्यकार
कालिदास इसी काल का देन है, जाहिर सी बात है। बताया था ना आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में 9 रत्न थे, वराहमिहिर थे और प्लस क्या, कालिदास भी थे। ठीक है चैंपियन। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या बातें हुई थी। गणित एवं विज्ञान, गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट 376 से 500 ईस्वी दशमलव पद्धति से परिचित थे। कौन पद्धति, दशमलव पद्धति से परिचित थे। ये पटना के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, तो घूमती रहती है। ठीक है ना चैंपियन। अब आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा, इन्हें क्षेत्रमिति, ज्यामिति एवं त्रिकोणीय का जन्मदाता माना जाता है। एग्जाम में आता है कि ज्यामिति या त्रिकोणमिति का जन्मदाता किसको मानते हैं, तो आर्यभट्ट को। उसके बाद वराहमिहिर भी गुप्त काल के महान खगोलशास्त्री थे। इन्होंने बृहद संख्या इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वराहमिहिर मगध निवासी थे, मगर बाद में उज्जैन आकर आ गए और वहीं पर बस गए। कौन, वराहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में धन्वंतरी महान वैद्य थे। पूछता है एग्जामिनेशन, वैद्य कौन थे, धन्वंतरी। 9 रत्न थे इनके दरबार में, 9 रत्न थे। इसमें धन्वंतरी नंबर 9 पे था और महान वैद्य, जो मतलब डॉक्टर आज उसको बोल सकते हैं, वैद्य हकीम। उसके बाद चैंपियन चलते हैं आगे, देखते हैं कला एवं स्थापत्य। जाहिर सी बात है, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, मन से पढ़ेंगे, अगर इसका आप नोट्स बना लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको A to Z समझ में आएगा। जरा सा ध्यान देंगे, अपने आप बन जाएगा। गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य का अधिक विकास हुआ। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। आइए देखते हैं मंदिर में क्या क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, बड़ा पूछता है एग्जामिनेशन में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, जबलपुर कहाँ पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश। नंचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है, अजयगढ़, पन्ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अधिक मूर्तियाँ पाई जाती है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है, सतना, मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। सिरपुरा का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई थी। उसके बाद स्तूप, थोड़ा सा आते हैं, स्तूप के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सारनाथ का घामेघ स्फूत एवं राजगृह स्थित जरासंध बैठक गुप्तकालीन स्थापत्य के श्रेष्ठ उदाहरण होते हैं। स्तूप मतलब वही बताते हैं ना कि गौतम बुद्ध का जो अवशेष बच गया था राख के रूप में, वो रखा गया था जिस मंदिर में, उसको क्या मान लिया गया, स्तूप मान लिया गया। चित्रकला, औरंगाबाद में अजंता एवं ग्वालियर के पास बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये सब बातें हो रही है यहाँ पे चैंपियन। सिक्के एवं शासक, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कि सिक्के एवं शासक क्या थे। आइए, क्वाइंस एंड द किंग। सिक्के एवं शासक थे गुप्त काल में। सिक्कों की मूर्ति एवं नाम वाले सिक्के भारत में जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक, बड़ा पूछता है एग्जाम में, इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्के काफी मात्रा में जारी किए गए थे। कौन शासक किए थे, कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्के काफी मात्रा में जारी किए गए थे। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसने बीणा बजाते हुए दिखाया गया एवं एक में क्या, अश्वमेध को दर्शाया गया है, ये बताया था अभी आपको। इससे उनके संगीत एवं प्रेमी एवं धर्म रुचि का पता चलता है। उसके बाद गुप्त काल भारत का क्या हुआ था, स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। कैसे जाना गया, आइए थोड़ा देखते हैं इसको हम लोग। चलिए, स्वर्ण अर्थात सोना एक ऐसी बहुमूल्य एवं सुंदर धातु है जो प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होती है। ये बात सही आपको है। भारतीय परंपरा में कृत युग को मानव इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, अर्थात इस युग का समाज संपन्नता, सुख एवं हर तरह के वैभव से संपन्न पाया गया था, इसलिए इसको क्या कहते थे, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था। स्वर्ण काल उस काल कहते हैं जिस समय काल में उस देश की संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर रही। राजनीतिक दृष्टि से समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक समस्त भारतवर्ष को जीत लिया। समुद्रगुप्त को स्वयं कला एवं साहित्य में रुचि थी। किसको, समुद्रगुप्त को। ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नोट करेंगे तो एग्जाम में बहुत आते हैं। कृषि के बारे में चल देखिए क्या, कृषि के बारे में लोहे की फाल वाले हल के प्रयोग ने कृषि को पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फाल जो हल होते हैं,
पहले धान के बीज अंकुरित कर पौधे पानी से भरे खेत में रोप दिए जाते थे। बाद में धान को फिर क्या किया, रोपाई उन क्षेत्रों में की जाने लगी जहाँ पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध था। रोपना, गंगा की घाटी में धान की रोपाई करने से उपज में अत्यधिक क्या होती हो, वृद्धि हुई थी। किसमें, तो गुप्त काल में। सिंचाई के लिए क्या क्या मिला यहाँ पे, कुआं, तालाब, नहर का उपयोग किया जाता था। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का सुदर्शन झील पर शासकों ने पर्याप्त ध्यान दिया और रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख इसका क्या है, तो प्रमाण है। एग्जाम पूछता है, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेंगे चैंपियन। चलिए मंदिर का निर्माण में आ जाते हैं कि मंदिर यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर बना था, क्या क्या हुआ था, इसके बाद थोड़ा देख लेंगे हम लोग कि मंदिर के बारे में क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं मंदिर के बारे में। एलोरा का कैलाश मंदिर एवं एलिफेंटा की त्रिमूर्ति राष्ट्रकूट कालीन कला एवं स्थापत्य की प्रमुख देन है। एलोरा कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए क्या जी, विश्वविख्यात थे। आप इसको नोट करेंगे तो एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। विश्व क्या था, विख्यात था। एलोरा क्या जी, एलोरा का कैलाश मंदिर विश्वविख्यात था। डीवीए स्मिथ ने मंदिर के बारे में लिखा है, ठोस चट्टानों से निकाली गई एक मंदिर की संरचना निस्संदेह भारत की सबसे आश्चर्यजनक एवं शिल्प कला का बेजोड़ मिसाल है। डीवीए स्मिथ ने मंदिर के बारे में बताया था। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 775 से 773 ईस्वी में अत्यधिक धन खर्च करके कराया था। यह मंदिर एक ही चट्टान को ऊपरी निर्मित प्रकार से तराश कर बनाया गया था, अच्छी तरह से। मंदिर का विमान एक समानांतर चतुर्भुज के आकार में बना हुआ था, इसी के बारे में बात हो रही है। विमान के बीच वाले भाग पर हाथी, शेरों की मूर्तियां उकेरी गई थी। ये हाथी और शेर के विमान को धारण करने का आभास होते थे। मंदिर की विथितियों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कृष्ट थी, यानी कि विथियों मतलब अंदर अनेक क्या जी, देवी देवताओं के मंदिर बने हुए थे। एक बार फिर से आते हैं, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था, ठीक है ना। ये सब बातें आपको चल रही है और ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन था, तो एलोरा का कैलाश मंदिर। उसके बाद इसमें गोवर्धन धारण किए हुए कृष्ण, महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा, कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण, सीता हरण, जटायु से युद्ध, शिव के विभिन्न रूप आदि का सकुशलपूर्वक चित्र अंकित किए गए थे। इस प्रकार एलोरा का यह मंदिर विश्व में प्रस्तः कला की अद्वितीय कृति है, मतलब इसको फिर कोई बना नहीं सकता। एलोरा कैलाश मंदिर बहुत ही उत्कृष्ट मंदिर है। एलोरा के अन्य मंदिरों में रावण की खाई, रामेश्वर, दशावतार, लंबेश्वर, उसके बाद है नीलकंठक आदि उल्लेखनीय हैं। दशावतार मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियां उत्कृष्ट है। इनमें त्रिमूर्ति, इसमें शिव के 3 मुख दिखाए गए थे, ये अधिक प्रसिद्ध है। यानी शिव के कितने जी, 3 मुख दिखाए गए थे जो अधिक प्रसिद्ध थे। पाटलिपुत्र का महत्व ये भी देखते हैं, थोड़ा सा पाटलिपुत्र के बारे में देख लेते हैं। हालांकि देखे थे पढ़े थे, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। हर्यक वंश द्वितीय सम्राट उदयन 440 ईसा पूर्व ने गंगा सोन पुनपुन नदी पर क्या जी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी, है ना। मगध सम्राट की राजधानी बनाया गया, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, तो पाटलिपुत्र कर दिया गया। पूछता है एग्जामिनेशन में किसने किया था, तो उदयन ने। शिशुनाग अब 412 से 344 ईसा पूर्व ने पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तित करके वैशाली को राजधानी बनाया। इसके पुत्र कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना दिया। इस तरह से पाटलिपुत्र एक प्रमुख नगर के रूप में आज भी क्या है, विकसित होने लगा। तो शिशुनाग ये सब आपको आता है, ठीक है ना। यानी वंश ये सब है, ये सब क्या है, वंश है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर क्या, मौर्य वंश। उसके बाद हाँ यहाँ देखिए, विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी कृति इंडिका में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर गंगा नदी के किनारे एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में फैला हुआ है। संपन्न नगर है, संपूर्ण लकड़ी की एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है जिसमें 64 द्वार थे। मौर्य सम्राट अशोक ने भी पाटलिपुत्र में सुंदर महलों एवं सभा बनवाने का भवनों का निर्माण कराया था।
कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। अब इसी में आता है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र आने वाला चीनी विदेशी यात्री कौन था? फाहियान। एग्जाम बहुत पूछता है। फाहियान भी इस नगर की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने लिखा कि पाटलिपुत्र के महलों की रचना एवं निर्माण मनुष्य नहीं देवताओं ने किए थे। इतना सुंदर वहाँ पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ था। तो कौन आया था? तो फाहियान आया था। ठीक है चैंपियन। उसके बाद उत्तर मौर्य काल में विकसित राजस्व के विचार। मौर्य काल में विकसित राजस्व के विचार क्या कहते हैं? देखते हैं क्या क्या इसमें है। गुप्त शासकों के इतिहास के निर्माण में साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता की गई है ना। उसके बाद इसके अलावा कवियों ने अपना राजा की प्रशंसा कई प्रशस्तियों में किया। राजा की प्रशंसा जो कवि करते थे, राजा बहुत ही क्या जी खुश होते थे। अब केंद्रीय प्रशासन, कौटिल्य ने 27 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन किया है। 27 प्रकार के। सीताध्यक्ष कृषि विभाग की इंपोर्टेंट है, समझ लें ध्यान से इसको। विविताध्यक्ष खनिज विभाग के अध्यक्ष थे ये। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने का भी पूछता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। प्रतिवेदक सूचक अधिकारी थे। रूपदर्शक मुद्रा की शुद्धता थी कि जांच करने वाले इत्यादि सब होते थे। किसमें? तो गुप्त काल में होते थे ये सब, मौर्य काल के रूप में होते थे। प्रांतीय शासक, सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्पगुप्त था। अशोक के समय क्या था? तुशास्त्र था। जिला शासक, इसके अधिकारी स्थानीय कहलाते थे। हम बात कर रहे हैं गुप्त वंश की, बहुत सारी बातें इसमें आ रही है। गोप, इसके अंतर्गत 10 गांव होते थे। 6 समितियाँ मेघा स्थित के अनुसार इंडिका किताबों में 6 समितियों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया था। और यहाँ पे किया गया, देखें क्या क्या? उद्योग, व्यापार, विक्रय निरीक्षक, कर वसूली, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, विदेशी यात्रियों की यात्रा थी। ये सब बातें यहाँ पे चल रही थी। हम बात कर उत्तरोत्तर यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक है आपका उत्तरोत्तर मौर्य काल। सॉरी, हम मौर्य काल के बारे में बात कर रहे हैं, गुप्त काल के बारे में बात नहीं कर रहे, उत्तरोत्तर मौर्य काल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद सैन्य अधिकारी, मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों को समन्वय के लिए 6 उप समिति के साथ एक समिति का उल्लेख किया गया है। मौर्य काल में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज मतलब हाथी सेना, रथ सेना प्रमुख थी। नगर व्यवसाय, मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था किया गया था। अब यहाँ थोड़ा देखेंगे कंटक क्या था। फौजदारी न्यायालय यहाँ पे करते थे कंटक में। संस्था क्या था? गुप्तचर विभाग वहाँ था, ये भी इसके बारे में बात किया गया था। मुद्रा व्यवस्था क्या था? 5वीं शताब्दी पूर्व से सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। मांस तथा तपड़ी 2 तांबे के सिक्के थे। समझे ध्यान से। तो ये सब बातें होती थी जाकि मौर्य काल में क्या कुछ समझ में आए, और आपसे रिक्वेस्ट थोड़ा उसको लिखेंगे ना, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। मौर्य प्रशासन के सिक्कों में मयूर, चंद्रमा तथा पर्वत की आकृतियाँ प्रमुख थी। गुप्तचर व्यवस्था, मौर्य काल में संस्था एवं संचरा नामक 2 गुप्तचर संस्थाएं भी होती थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टॉपिक था हमने आपको फिनिश किया। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए और आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को बनाते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।